हमारे यहाँ लोन मिलना भगवान मिलने के बराबर है। इस तरीके से तो पैदा होके मरने नहीं आई। अच्छा काम कर लिया इसने, पैसे कैसे निकालेगी वो देख लेंगे। 6,000 रुपए की नौकरी हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी, घर से भी लड़ाई चालू करनी पड़ जाती। अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आप जिंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। तो बेटर है कि आप रिस्क ले लो। मैंने नमस्ते, मेरा नाम दीपक है और आप देख रहे हैं द पीपल स्टोरीज विद दीपक। आज हमारे साथ जीती जागती महिला सशक्तिकरण की एक उदाहरण है, वंदना जी जुड़ी है हमारे साथ। तो आइए इनसे बातचीत करेंगे और इनकी कहानी को इनकी ही जुबानी हम लोग सुनेंगे। नमस्ते मैम। नमस्कार जी। तो क्या रहा आपका स्टोरी? आज वंदना जी को पूरा बिहार जान रहा है जी। और आपने अपने फील्ड में प्लेटफॉर्म टिकट से स्टार्ट करके 600 रुपए से आज इतना बड़े लेवल पे आप पहुंच चुकी हैं। कैसे स्टार्ट हुआ था सफर? देखिए, मैं एक काफ़ी मिडिल क्लास फैमिली में जन्मी बच्ची हूँ और मैं बता दूँ, हमारा भाई नहीं, हम 3 बहनें थी। हमारी बड़ी सिस्टर ऑटिस्टिक रही हैं और हमारे फादर बिजनेसमैन रहे। बट एज वी ऑल नो, बिजनेस के लिए बिहार का बैकग्राउंड कभी बहुत अच्छा नहीं रहा। इट्स वेरी टफ टू सर्वाइव। तो हमारे लिए जिंदगी बहुत मुश्किल थी। हमारी पढ़ाई +2 की हमने, +2 के बाद हमारी शादी हो गई। इन एज ऑफ 20 हमारी शादी हो गई। 20? हाँ, 20 साल की उम्र में। चूंकि जिस परिवार से हम आते हैं उस परिवार में तो लड़कियों की शादी को थोड़ा ज्यादा प्राथमिकता दी जाती है। शादी के बाद हमारे सामने एक ही विकल्प समझ में आया कि अगर लड़कियां जिस तरीके से एक चॉइस हमारे पास होती है कि या तो आइदर हम सरेंडर कर जाएं, परिवार में अपने आप को समर्पित कर दें और 4 दीवारों के बीच हमारी जो पहचान है वो छुप के रह जाए, और या तो आप कुछ ऐसा कर जाइए जिससे दुनिया आपको याद रखे, पहचानने लगे। तो जब हमारा विवाह हुआ और जिस तरह की परिस्थितियों में हमारा विवाह हुआ तो हमारे पास अपने लिए रास्ता बनाने के अलावा कोई विकल्प नहीं था। हमने अपनी जिंदगी की शुरुआत करने के लिए 6,000 रुपए की रिसेप्शनिस्ट की जॉब ज्वाइन करी, क्योंकि क्वालिफिकेशंस उस टाइम कुछ वैसे थे नहीं, +2 कर रखा था मैंने। तो 6,000 रुपए की नौकरी हमने एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में की सिंस 2008। जिस ईयर मेरी शादी हुई है उसके 4 महीने बाद। और वहां से मेरी जिंदगी की शुरुआत होनी शुरू हो गई। और वो सीखते सीखते 6 महीने 7 महीने जब बीते तो मुझे लगा कि काम करके भी अगर आप जिंदगी में कुछ कर नहीं पा रहे तो फिर उससे बेटर है कि आप रिस्क ले लो। मैंने अपनी खुद की कंस्ट्रक्शन कंपनी शुरू की। मेरे पास पैसे नहीं थे। मेरे हस्बैंड की एक बाइक हुआ करती थी जो हम लोगों ने EMI पे खरीदी थी। उस बाइक को हमने एज अ मॉर्गेज रख के उसके पेपर्स और हमने लोन उठाया था। दैट वाज 65,000 रुपीज प्रोफाइल बनाने के लिए, और हमने काम स्टार्ट किया। और 2009 और 2010 में मुझे महिला ठेकेदार के बेस पे जाने लगा और मैंने RTT स्पेशलिस्ट कॉन्ट्रैक्टर का टैग हासिल किया अपने लिए। और 2009 में मेरी कंपनी करोड़ों में डील कर रही थी। 6,000 से करोड़ रुपए की अचीवर थी मैं। उसी दौरान मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया और मेरा फर्स्ट बेबी जो रहा वो उसी टाइम का है। फिर मैंने सोचा कि अब मेरी जिंदगी एक ट्रैक पे आ गई है। काफी दुविधा थी, काफी लड़ाइयां थी उस चीज को झेलते झेलते। तो जो 2.5 साल मैंने झेला तो मुझे समझ में आ गया ये पुरुष प्रधान समाज है। पक्का। ठीक है, तो आपको अपनी उपलब्धता दर्ज करने के लिए अपने घर से भी लड़ाई चालू करनी पड़ जाती है। और आपके भाई भी नहीं थे? हाँ, मेरे भाई भी नहीं थे। और मैं जिस तरह के प्रोफेशन में जा रही थी उस तरह के प्रोफेशन में सबसे ज्यादा चैलेंजिंग मेरे लिए ये था कि लोगों के लिए ये एक्सेप्टेंस देना कि एक लड़की ठेकेदार कैसे हो सकती है। सही बात। और जिस टाइम मैं काम कर रही थी उस टाइम पे सूरजभान सिंह जी की कंपनी भी उसी कंपनी में काम करती थी। तो वो सब मिलके मेरे को टारगेट कर रहे थे कि ये 21 साल की लड़की हमारे बीच कैसे काम करेगी और सेम प्रोफाइल पे कैसे काम करेगी, और एज अ महिला ठेकेदार कैसे काम करेगी। तो मुझे जो हमारे सीनियर थे उन्होंने मुझे एक बात बताई और मैं आज तक जिंदगी में उस चीज को फॉलो करती हूँ कि अगर आप दूसरों की बातों से इफेक्ट होते रह जाएंगे और अपने आप को नहीं पहचानेंगे तो आप जिंदगी में कभी सफलता हासिल नहीं कर सकते। मेरे सपने बहुत बड़े थे।
मेरे पिताजी ने मुझे यही सिखाया था कि मेहनत के बल पे आप दुनिया हासिल कर सकते हैं। बिहार की लड़की सपना देख सकती है। हाँ, बिल्कुल देख सकती है। मैंने जितनी बार भी इंटरव्यूज दिए हैं और मैंने हमेशा कहा है और हर उस लड़की के लिए ये मैसेज दिया है, सपने देखो, सपने देखना मत छोड़ो। सपने उन्हीं के सच होते हैं जो सपने देखते हैं। और एक परिवार के लिए एक लड़की को लेकर विश्वास और डर में क्या अंतर है? विश्वास ये कि उनके संस्कारों पे क्वेश्चन नहीं होता है, उनके माता पिता को, सिर्फ उनके माता पिता को। समाज तब तक आपके पीछे रहेगा जब तक आप सफलता हासिल नहीं कर लेते। बिल्कुल। जब आप सफल हो जाते हैं तो वो कहते हैं संघर्ष में इंसान अकेला होता है, सफलता में तो दुनिया उसके साथ होती है। बस ये वही कहानी है। मेरे पिताजी ने कभी मेरा साथ नहीं छोड़ा और उनके विश्वास की वजह से मुझे लगता है कि आज मैं जो भी हूँ उसका बहुत हद तक श्रेय मैं अपने पिताजी और मैं अपने हस्बैंड को देती हूँ। तो जब आप इस फील्ड में आई होंगी और जब आप बता रही हैं एज अ महिला ठेकेदार, तो फिर यहाँ के जो समाज के लोग होंगे वो कहते होंगे, ताने देते होंगे आपके मम्मी पापा को कि भाई लड़की है घर में रखो। तो इन चीजों से कैसे कोप अप किया आप? मतलब यहाँ तक कह दिया जाता था कभी कभी तो इनिशियली, चूंकि हमारी माँ थोड़ी कम पढ़ी लिखी हैं तो उनके लिए ये बहुत हमारी भी माँ कम पढ़ी लिखी है। उनके लिए ये बहुत चैलेंजिंग हो गया कि लोग कह रहे हैं कि अरे इनकी बेटी ऐसे समाज में काम कर रही है जहाँ सारे पुरुषों का मतलब दबदबा है और इनकी बेटी अकेली महिला, चूंकि मैं अकेली महिला ठेकेदार थी, कोई नहीं था उस प्रोफेशन में। मतलब आज तो महिलाएं हैं, एक दो आ रही हैं, बट उस टाइम कोई नहीं था। और जब मैं घर आती थी तो मुझे बहुत सारी बातें सुनने को मिलती थी, लेकिन मेरे पास कोई विकल्प नहीं था। कहते हैं चॉइस आपको तब दी जाती है जब आपके पास विकल्प बहुत सारे हैं। मेरे पास ऑप्शंस नहीं थे। मुझे अपनी जिंदगी में सक्सेस का रास्ता ही वो दिख रहा था कि अगर मुझे कुछ करना है तो इन कठिनाइयों के बीच से निकल के करना पड़ेगा। और मैंने खुद से ही लड़ने की ठान ली कि नहीं, मेरे को लड़ना है और मेरे को अपनी जिंदगी एक मकाम पे पहुंचाना है। मैं इस तरीके से तो पैदा होके मरने नहीं आई, कुछ अलग करना है। कुछ तो मेरे को अलग करना है, चाहे इसके लिए जिससे लड़ाई लड़नी पड़े। मैं बिल्कुल तैयार थी उसके लिए, मेंटली प्रिपेयर थी और मेरी लड़ाई बहुत टफ रही। लोगों ने मेरे को कहा अच्छा काम कर लिया इसने, पैसे कैसे निकालेगी वो देख लेंगे। और डेली मेरे को थ्रेटन कॉल आते थे, अच्छा हाँ आज उसी साइड पे काम हो रहा है ना, हम देख लेंगे। और ये होता था उस समय मेरे पास सुविधा की भी बहुत कमी थी। मैं अपना स्कूटी उठा के जाती थी कि कहीं किसी तरह की चीजें ना हो जाए, क्योंकि मेरे पास पैसे भी उतने नहीं हुआ करते थे कि चीजें अगर कोई बर्बाद कर दो तो मैं फिर से रिकंस्ट्रक्ट करूं। बट मैंने बहुत मजबूती से उस सिचुएशन को फेस किया और 2012 में मैं अच्छी खासी प्रोफाइल की लड़की रही और मैंने बहुत अच्छा काम किया। बट डेस्टिनी, भगवान भी जो मैं, अगर आप अपनी क्षमता दिखाते हैं तो भगवान ईश्वर भी आपकी परीक्षा लेने में साथ भी होते हैं। 2012 में मैं अपने बच्चे को लेकर के बिजी हो गई। मेरी कंपनी बैंक करप्ट हो गई। अच्छा, अचानक से आम भाषा में समझाइए। बैंक करप्ट होना इन द सेंस, मैंने अपना घर लिया, मैंने अपनी गाड़ी ली और अचानक से एक अकाल वाला फेज आ गया टेलीकॉम में। उस समय कुछ था नहीं टेलीकॉम में करने को और जो पैसे मैंने जमा किए वो पैसे निरंतर वे पे खर्च होते 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 खत्म हो गए। मेरे पास ईएमआईज देने के लिए पैसे नहीं थे और मेरे पास कुछ नहीं था। ओवरऑल मैं बोलूं, जो घर मैंने खरीदा था वो ईएमआई पे थी, जो गाड़ी मैंने खरीदी थी वो ईएमआई पे थी और मेरे पास उसके लोन चुकाने के पैसे नहीं थे और मेरा 1.5 साल का बेटा था। जब मुझे इस बात का एहसास हुआ कि मेरे पास बैंक के जब नोटिस आने लगे तब मुझे समझ आया कि मेरी जिंदगी तो फिर उसी प्लेटफॉर्म पे आके खड़ी हो गई जहां से मैंने जिंदगी स्टार्ट की। फिर मैंने एक रियल एस्टेट कंपनी में काम शुरू किया, जॉब एज ए एचआर मैंने ज्वाइन किया, जहां मेरी तनख्वाह 15,000 रुपए थी इन 2013 जैन। 9 महीने मैंने उस कंपनी में काम किया बड़ी शिद्दत से। और किसी कंपनी के ओनर होने के बाद जब आप किसी कंपनी में काम करने जाते हैं तो हम लोग ये बेहतर वे में समझ सकते हैं कि अपने ही आत्मसम्मान के साथ कितना लड़ना पड़ता है। बिल्कुल। लेकिन एक माँ होने के नाते मेरे पास कोई दूसरा विकल्प नहीं था। मैं परिवार भी चलाना था। मैं चीजों में हाथ नहीं खड़ा कर दे सकती थी कि नहीं मेरे से नहीं हो पाएगा। फिर अचानक से वो दिन मेरे को आज भी याद है, एक कंपनी है आईटी सेक्टर की गुड़गांव, उनका छोटा छोटा प्रोजेक्ट्स करती थी मैं, जैसे विद्युत परियोजना के प्रोजेक्ट्स हो गए या कुछ हो गया तो बिहार में मैं उनको लाइजनिंग कर देती थी। मेरे दिमाग में आया कि काम तो मैं कर ही रही हूँ, उससे हो कुछ नहीं रहा है, ना मेरे घर की ईएमआई जा रही है, ना मेरे घर का खर्च जा रहा है। मेरे बच्चे को मैंने 6 महीने घर पे बिठाया फीस के अभाव में, जब मैं नहीं दे सकती थी।
मैं ऑफिस में बैठी थी, 4 बजे मेरे दिमाग में ये आया कि मैं ऐसे तो सिचुएशंस पे नहीं डील कर सकती, ये वर्क नहीं करेगा। और मैंने एक मैसेज टाइप किया उस कंपनी के एमडी को, अपना रेजिग्नेशन भेजा। मेरे पैकेट में 1500 रुपए थे। मेरी नेवर जा रही थी अपनी सिस्टर के यहाँ दिल्ली, और मैं घर गई। मैंने अपने 2 ड्रेसेस डाले और 5:30 बजे की संपूर्ण क्रांति से जाने के लिए मैंने एक प्लेटफॉर्म टिकट खरीदा, और खरीद के मैं उस ट्रेन से उनके साथ बिना बैकअप के। हाँ, बिना बैकअप के। मुझे कुछ नहीं पता था अगले मिनट में क्या होने वाला बस है। निकल गई। हाँ, बस जाना था। मेरे दिमाग में एक ही जन था कि हाँ, यही वो मोमेंट है, ऐसे भी नहीं हो रहा है। मेरा जो कंसर्न था कि ऐसे भी कुछ नहीं हो रहा है, मैं कुछ नहीं कर पा रही, तो एटलीस्ट मेरे को लगेगा कि मैंने प्रयास तो किया, ट्राई तो किया। बिल्कुल। और मैं चली गई वहां पे, और जाने के बाद जिस कंपनी में मेरे को जाना था वो कंपनी गुड़गांव में थी और मैं महिपालपुर में। अब मेरे पास पैसे भी नहीं थे उस टाइम, तो आई थिंक फोन भी नहीं होगा। हाँ, फोन भी नहीं, फोन तो था 2012 में, फोन तो थे। फिर मुझे लगा कि मैं जाऊं कैसे। दिल्ली में पहली बार गई, मैं अजनबी, ये चूंकि मैंने आपको बताया मैं मध्यम वर्गीय परिवार से आती हूँ, तो मेरे लिए वैसा कुछ था भी नहीं। मैं वहां गई तो मैंने सोचा मेरे पास तो जाने के भी पैसे नहीं है, अब मैं जाऊं कैसे। मैंने उस कंपनी के ओनर को फोन किया और मैंने कहा कि सर ऐसा है कि मैं दिल्ली में नहीं हूँ, मुझे देखा नहीं है, तो मैं आऊंगी कैसे। लकीली उन्होंने बोला कि महिपालपुर, तुम कहाँ हो? मैंने बोला सर मैं महिपालपुर में हूँ और मैं अपनी नेबर के साथ आई हूँ, मैं वहीं स्टे कर रही हूँ। उन्होंने बोला अच्छा ठीक है, तुम विशाल मेगा मार्ट है महिपालपुर वाले रोड में, उन्होंने बोला तू वहाँ खड़ी रहे, ये मेरा गाड़ी नंबर है, मैं वहां से तेरे को पिक कर लूंगा। और वो उड़िया थे, शंकरसन गड़ई नाम है उनका, और 65 ईयर ओल्ड मैन ही इज। और मैं उनसे मिली और उन्होंने मेरे को पिक किया, और गुड़गांव में 32 माइलस्टोन होटल के पास स्पेसिफिक स्क्वायर में उनका ऑफिस है। मैं वहां गई और मेरा इंटरव्यू हुआ 1.5 घंटे, और मैं वहां से लौटी तो मैं बिहार सर्किल हेड के पोस्ट पे अपना अपॉइंटमेंट लेटर लेके वहां से आई, जब मेरी सैलरी 50,000 रुपए थी इन 2014। और उस साल मैंने उनके लिए 70 लाख रुपए का काम किया। रिलायंस के वेंडर्स थे, वो बिहार में काम करते थे। वो लड़की जिसको पता नहीं था कि नेक्स्ट मोमेंट पे क्या होना है। मतलब मेरे पास ट्रैवलिंग के पैसे नहीं थे। और जब मैं वहां से लौटी तो मेरे पास एक विश्वास था कि मेरे करने के लिए मेरे पास बहुत सारी चीजें थी, और मैंने फिर से अपनी जिंदगी को टर्न किया और काफी सारे प्रोजेक्ट्स मैंने किए रिलायंस में उनके लिए, बैक टू बैक 1.5 साल मैंने उनके साथ काम किया जब मेरे छोटे बेटे का जन्म है। और फिर मैंने उनकी कंपनी को रिजाइन किया। मैंने बोला सर बहुत बहुत धन्यवाद, मैंने बहुत सीखा है उनसे, बहुत सारी चीजें सिखाई उन्होंने मेरे को। और फिर से मैं अपने बैक टू पवेलियन प्लेटफॉर्म पे आ गई। टेलीकॉम में फिर से आपका काम आ गया और हमने झारखंड में साइटें करनी शुरू कर दी, और बहुत अच्छा काम किया मैंने 2015-16। फिर मैंने सोचा कि अब जिंदगी इतना तो सबक दे चुकी थी कि सालाना पैसे कमाने से चीजें नहीं चलती हैं, आपको रेगुलर इनकम जनरेट करना चाहिए अपने लिए भी और मेरे जैसी महिलाओं के लिए। जैसे मेरे बैंक करप्ट होने के पीछे रीजन ही यही था। मैंने जो पैसे कमाए इकट्ठे, जैसे 21 साल की लड़की ने अगर 70 लाख रुपए 2010 में कमाए तो वो मेरे लिए बहुत बड़ी अचीवमेंट, ठीक है। लेकिन उन पैसों को मेरे को कैसे वे में एडजस्ट कर देना था या रेगुलर इनकम जनरेट करना था, ये मैं समझ नहीं पाई। वो मैनेजमेंट मेरे को समझ नहीं आया, क्योंकि मैंने दुनिया देखी नहीं थी। जब पैसे चले गए, अब मैंने 1.5 साल काम नहीं किया और महीने में आपके एक्सपेंसेस लाख रुपए जा रहे हैं, तो अगर मैंने 50 लाख रुपए भी रखे होते तो 1.5 साल 2 साल में मैं खा गई पैसे सारे, ईएमआईज में चले गए, हमारे घर के एक्सपेंसेस में चले गए। अगर ये रेगुलर इनकम रहता तो मेरे साथ ये नहीं होता। तो जब मैंने ये कैलकुलेशन समझ लिया कि इसके लिए मेरे को रेगुलर इनकम जनरेट करनी है और मेरे जैसे लोगों के लिए मेरे को ये जनरेट करनी है एम्प्लॉयमेंट, तब मैंने 2017 में अपनी फैक्ट्री खोली। पीवीसी पाइप की इंडस्ट्री लगाई है मैंने 2017 में, इनबैंड सॉल्यूशन के नाम से वो है, और आज मेरी कंपनी में 150 एम्प्लॉइज हैं। मीन्स एक समय था कि इनके पास जॉब नहीं था
और आज ये बता रही हैं कि 150 वुमेन इनके साथ और मेन दोनों मिलकर वर्क कर रहे हैं। तो ये कितना बड़ा बात है, आप सोच सकते हैं। बिहार से एक लड़की जब निकलती है घर से तो उनको पता नहीं था एक्चुअली कि हम कहाँ जा रहे हैं और किस चीज के लिए जा रहे हैं। और जब बिहार से निकली और जब दिल्ली पहुंची और दिल्ली से जब बिहार आई तो इनको पता चला कि भाई समाज कैसे और समाज में कैसे रहना। और आपके सामने बैठी हुई है भाई, जो इनके पास ये सबसे बड़ा एग्जाम्पल है। हम लोगों के यहाँ क्या होता है एक्चुअली, बिहार में लड़कियों को उस तरीके से नहीं देखा जाता जिस तरीके से लड़कों को देखा जाता है। और आपसे मैं ये जानना चाहता हूँ और हम चाहते हैं कि आप समाज को अवेयर करिए कि बेटी भी उतनी ही जरूरी है जितना बेटा। नहीं, बिल्कुल भी इस बात की अवेयरेंस हम लोगों को होनी चाहिए। इवन बेटी उससे ज्यादा जरूरी है जितना बिल्कुल, बेटा। मैं मानता हूँ। आज जितने भी स्ट्रॉन्ग फैमिलीज, मैं खुद भी अगर मेरे से पर्सनली आप बात करिए, मेरे फादर, मेरी एज 35-36 ईयर्स ओल्ड है और मेरे फादर ने मेरे को एक ही चीज दी है जो मैं अपनी पूंजी मानती हूँ। उन्होंने मेरे को इतना कॉन्फिडेंट बनाया है, पैसे नहीं थे मेरे पास। आज मैं जहां भी हूँ, जिस भी जगह हूँ, उस जगह मैं अपने कॉन्फिडेंस की लड़ाई लड़ती हूँ। मुझे पता है कि आप मुझे कितना भी गिरा दो, मेरे को जीरो से शुरुआत करना आता है। जिसको जीरो से शुरुआत करनी आता है उस इंसान को कोई गिरा नहीं सकता। तो उन्होंने मेरे को हमेशा ये बताया है कि तुम किसी से कम नहीं हो सकता है मेरे फादर ने अगर इस तरह की परवरिश मेरी की होती कि भाई तुमको यहाँ नहीं जाना है, तुमको ये चीज नहीं झेलना है, तुमको इससे बातें नहीं करनी है, जो इन जनरल हमारे समाज में आज भी लड़कियों के लिए ये है कि भाई लड़कियां 8 बजे रात में जा रही हैं तो भाई उसको ड्रॉप करने जाएगा, या फिर बच्चियां पढ़ रही हैं तो आफ्टर 20 हम उनका लड़का देखना शुरू कर देते हैं कि नहीं इसकी शादी कर दो, भाई समाज में इज्जत है, प्रतिष्ठा है। या लोगों की बातें सुन के हम एक माइंड सेटअप रखते हैं कि नहीं लोगों ने कह दिया तो भाई उसकी बच्ची है, इतने दिन तक शादी नहीं हुआ, क्या ही कर रही है। हमारी बच्ची क्या करना चाह रही है हम उससे राय भी नहीं देना चाहते। तो एक्चुअली ठीक है, आप तो बताएं कि आपके पेरेंट्स पे आप इतना विश्वास जनरेट की कि वो आपको वर्क के लिए भेजे और आपने किया भी, और आज एग्जाम्पल भी सेट कर चुकी हैं आप। तो आप उन पेरेंट्स को अवेयर कीजिए हमारे चैनल के थ्रू, जो अपने बच्चों को, खासकर लड़कियों को आगे बढ़ने नहीं दिया जाता है। 20 उम्र होता है जैसे ही भाई विवाह करो और उसको फोर्स किया जाता है, ठीक है पढ़ाई कर ली तुम, ये तक हो गया, अब तुम विवाह करो। उन पेरेंट को अवेयर कीजिए आप। देखिए, मैं जहां तक हमारा जो ये जा रहा होगा टेलीकास्ट, हम उन सारे पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट ही करना चाहेंगे कि जिस तरीके से हम अपने घर में अपनी बच्चियों को अपनी इज्जत से रिलेट करते हैं कि वो हमारे लिए हमारा स्वाभिमान है, हमारे लिए हमारा अभिमान है, उनको ये मौका दीजिए। जब बच्चियों को आप पढ़ देंगे तो वो आसमान में उड़ेंगी और ये उतना ऊंचा उड़ेंगी जहां तक मतलब हम सोच भी नहीं सकते। हम महिलाओं की उड़ान किसी भी चीज की मोहताज नहीं है, हम उड़ते हैं। लेकिन सबसे अच्छी बात क्या है, जब एक महिला उड़ती है उसके साथ उसका पूरा परिवार उड़ता है। बिल्कुल। जब एक मेल कैंडिडेट आप बहुत स्ट्रांगली जब खड़ा होता है, जो आज के रूढ़िवादी प्रत्यतात्व समाज जो है उस पे जो लोग सोच रहे हैं कि बेटा कुछ अच्छा कर गया तो हमारे परिवार को लेके चलेगा, और कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ बाधाएं उनकी जिंदगी में इस चीज को लेकर के आती हैं। लेकिन एक महिला इतनी इमोशनली कनेक्ट होती है, आप देखो उसके माता पिता, उसके बच्चे, उनके पति, उनका परिवार, इवन वो समाज, जिस समाज में वो महिलाएं कनेक्टेड हैं, इन सब का विकास होता है। एक मजबूत महिला एक बहुत मजबूत समाज का निर्माण करती है। तो हम लोगों को इस समाज को इतनी अच्छी चीज से वंचित क्यों रहने देना है? हमारी बेटियां एडुकेट हो रही हैं, हम उनको पढ़ा रहे हैं, हम उनको शिक्षा दे रहे हैं, लेकिन हम उनको वो प्रोत्साहन नहीं दे रहे कि तुम भी कुछ कर सकती हो। अगर हमारा बेटा 5 अटेम्प्ट में जॉब नहीं कर रहा तो हम उसको कहने को ना बेटा 6ठा 7वां में तो हो ही जाएगा। अब बेटी को क्यों नहीं कहते? उसका 2 नहीं हुआ, अच्छा 2 नहीं हुआ, तीसरा में शादी ब्याह कर दीजिए, अपने घर जाएगी, सुख से रहेगी। ये परसेप्शन माता पिता को चेंज करने की बहुत आवश्यकता है। और लड़कियां, अगर आप सिर्फ ये कहिए ना कि बेटी मैं हूँ, तुम आगे बढ़ो, तुमको किसी बात की चिंता नहीं, आप देखिए ना वो क्या कमाल कर जाती है। आज मेरे पिताजी रोज एक बारी ये बात बोलते हैं डेली
कि जब हम लोग 2 बच्चियां थे और जब पिताजी की वित्तीय स्थिति बहुत अच्छी नहीं थी, तो हमारे ही समाज में हमारे परिवार के जो लोग थे, वो लोग कहते थे कि बेटी को पटना में रख के क्या कर रहा है। आज लोग एग्जाम्पल देता होगा कि भाई वंदना कुमारी की तरह बन। और आज लोग कहते हैं कि बाप रे क्या करेगा 5 ठो बेटा रह के, उसकी 2 गो बेटी 5 गो लड़का पे भारी है, ज्यादा भारी है। तो अब ये जब स्टेटमेंट आता है, मेरे फादर डेली एक बार ये कहते हैं, जितने भी अवार्ड्स मैंने जीते, मैंने 2023 में इंटरनेशनल बिजनेस अवार्ड जीता, 2003 की इंस्पायरिंग वुमेन थी टॉप 30 वुमेन्स में, 2024 में भी मैंने इंटरनेशनल अवार्ड जीता बाय दैनिक जागरण, बिहार रत्न हुई 2024। बिहार के नितिन नवीन मंत्री जी से आपने सम्मानित हो चुकी हैं। बिल्कुल, बिजनेस को लेकर के चीजें हुई हमारी। तो मेरा सिर्फ एक मकसद है जिंदगी में, हर किसी महिला के पीछे कोई ऊपर से फरिश्ता नहीं आता है। हम लोगों की जो सोच है, हम लोगों को बस यही चेंज करनी पड़ेगी। लड़ाई जितना पुरुषों के लिए टफ है, उतनी उससे कई ज्यादा टफ महिलाओं के लिए है। बस अपने आत्म स्वाभिमान को बनाए रखना है और ये कभी नहीं सोचना है कि एक बार फेलियर होंगी, फिर उठूंगी, फिर लड़ूंगी, फिर दोबारा फेलियर होंगी, फिर उठूंगी, फिर लड़ूंगी। लड़ाई है, जब पुरुष लड़ सकते हैं तो हम महिलाएं क्यों नहीं। बिल्कुल। दहेज प्रथा को कैसे देखती हैं आप? देखिए, मेरा बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस है इस चीज, बहुत वर्स्ट एक्सपीरियंस। और आपसे जुड़े तो हम चाहेंगे कि दहेज प्रथा पे अब बिल्कुल आए दिन महिला को प्रताड़ित किया जाता है कि तुम्हारे पेरेंट्स ये नहीं दिए, ये नहीं किए, वो नहीं किए। तो इसका कोई सीमा नहीं है। अगर कोई सामने वाला गिफ्ट मांगने लग जाए या पैसा मांगने लग जाए तो फिर तो उसका कोई सीमा नहीं है। लेकिन इसी के वजह से कितनी विमेन है बिहार की जिसका मौत हो चुका है, जिनका मृत्यु हो चुका है। तो कैसे देखती है इस चीज को? देखिए, इस चीज का दो जो कुरूप अगर मैं बोलूं, जैसे आज के डेट में हम लोग कुछ एजेंडाज बनाते हैं और उसको लेकर बहुत हाईलाइट करते हैं। जैसे बहुओं को बहुत टारगेट कर दिया जाता है, वृद्धाश्रम खुल गए, सासू को वृद्धाश्रम पहुंचा दिया, सास ससुर को रखना। ये केसेस आपको क्या लगता है कि किस चीज के टर्म्स में आते हैं? बीइंग अ गर्ल, मैं आपको बिल्कुल इस चीज को साझा करूंगी। जब हमारे पिताजी के पास पैसे नहीं थे और हमारी शादी हुई, जिस परिस्थिति में हुई, शादी के बाद मुझे बहुत सारी चीजें झेलनी पड़ी। मैं बहुत न्यूक्लियर फैमिली में पली बड़ी बच्ची थी। चूंकि मेरे पिताजी को लड़का नहीं था तो हमारे ददिहाल में कोई एक्सेप्टेंस नहीं था फीमेल्स को, और हम लोग तीनों बहनें। तो हमारे पिताजी ने हमें हमेशा इस पार्ट से अलग रखा, ठीक है हमारी बेटियां हैं तो हम इनको बड़ा कर लेंगे। तो हम लोग बहुत प्यार से पले बड़े हैं बच्चे। हमारे पिताजी ने हमें कभी ये एहसास नहीं दिलाया कि आप बेटियां हो, इनको खाना नहीं मिलना चाहिए, इनको कपड़े नहीं मिलना चाहिए, इनको ये नहीं मिलना चाहिए, सब नहीं। बहुत अच्छा। जब मेरी शादी हुई तो ऐसे परिवार में हो गई जहाँ महिलाओं की कोई इज्जत नहीं। किस जिले से हैं आप? मेरा ससुराल बेगूसराय पड़ता है। और आप? मैं पटना जिला। आप पटना जिला की और बेगूसराय में भी? हाँ। तो वहाँ के लोगों की जो रूढ़िधारी विचारधारा जो थी वो ये थी कि अगर बहू के साथ चीजें नहीं आई, जो दहेज पे बातें आप कर रहे हैं, तो उस लड़की की पर्टिकुलर कोई इज्जत नहीं। तो शहर की लड़की गांव गई? हाँ, शहर की लड़की गांव गई, तब तो और ज्यादा आपके लिए ये चीज टफ रहा होगा। मेरे लिए बहुत टफ था। मेरे लिए हर कदम पे ये एक चुनौती थी कि मुझे इस परिवेश से जो निकलना था, जहाँ मेरे पिता ने बताया था कि तुम में और एक पुरुष में कोई अंतर नहीं है, और वहां जाने के बाद मुझे पता चला कि एक महिला का कोई वजूद नहीं है। और उस परिस्थिति से ओवरकम करने के लिए, कि ये लोगों को बताने के लिए कि ये आपकी सोच में प्रॉब्लम है, ये लड़की और लड़के में प्रॉब्लम नहीं है। और आज मैं जिस जगह पे हूँ, मैं भगवान का बहुत धन्यवाद करती हूँ कि आज उस पूरे गांव में सबसे ज्यादा पढ़ी लिखी और सबसे ज्यादा सक्सेसफुल वुमन में। वही आज आप एग्जाम्पल सेट कर चुकी हैं। और आज लोग गांव में इस चीज को कहते हैं कि भाई फलाना बाबू की बहू ये कर रही है। उस गांव की आज हर बेटी पढ़ रही है, हर बहू पढ़ रही है, और सब अपने लिए अपनी लड़ाई लड़ना जानती है। और वो कहती है कि अच्छा वो कर गई तो हम लोग नहीं कर सकते, हम लोग भी कर सकते हैं। तो आज वो चीजें बदली और मुझे बहुत अच्छा लगता भी है देख के कि लोगों की अवधारणाएं चेंज हुई। इवन मेरी भी फैमिली की अवधारणाएं चेंज हो गई जब वो मुझे अप्रिशिएट करने लगे मेरे डिसीजंस पे, कि नहीं
इसने कहा और इसने करके दिखाया, प्रूफ किया। हाँ, इसने प्रूफ किया। अब उस प्रूफ के पीछे मैंने कितनी कठिन परीक्षाएं दी, अब ये तो कोई नहीं जानता कि इस लड़की के लिए वो लड़ाई कितनी मुश्किल थी, बट हाँ, सफलता सबको दिख जाती है। और शायद 20 मिनट में मैं तो मैम का कहानी नहीं दिखा पाऊं, जो सही बात है, जो इन्होंने झेला, या वो कहा जाता है ना कि पैर का छाला कोई नहीं देखता और सक्सेस सब देखता है, तो सेम चीज है। लेकिन फिर भी मैम से जितना चीज जान सकेंगे जरूर जानेंगे, और जो भी ये वीडियो को देखेगा, इस चीजों से जो भी आप सीखिएगा, प्लीज समाज में अवेयरनेस को फैलाइए। दहेज प्रथा के प्रति मैम ने बहुत अच्छा और सुंदर बात बताया कि बेटी भी बेटा के बराबर ही है, वो कोई अलग समाज से नहीं है। एक और क्वेश्चन सेम मैं आपसे करना चाहूंगा कि जैसे ही बहू जाती है विवाह होने के बाद, तो जब वो फीमेल चाइल्ड को बर्थ करती है, जब जन्म देती है, तो फिर वही चीज स्टार्ट हो जाता है, प्रताड़ना वाला। हाँ, तो फिर ये इन चीजों को कैसे देखती हैं? जैसे हम लोग कह रहे हैं कि हम लोग बहुत मॉडर्न सोसाइटी में हैं, ठीक है, हम लोग इस बात को कहते हैं कि 21वीं शताब्दी में चल रहे हैं हम लोग, और बहुत पढ़ी लिखी महिलाएं हैं हम लोग। हमें लगता है कि आज के समाज में महिला ही महिला की सबसे बड़ी दुश्मन। क्यों? जैसे एक बहू जब घर जाती है और उसको एज अ बेटी एक्सेप्टेंस अगर दे दिया जाए, नो मैटर वो अपने साथ क्या ला रही है। एक पिता ने आपको वो बच्ची दी जिसको उसने अपने साथ 20 साल अपनी जिंदगी की एक एक पूंजी दे करके पाला, उसको वो संस्कार, वो प्यार देके वो आपके घर को सुंदर बनाने के लिए भेजा जाता है कि ये आपके घर को स्वर्ग बनाएगी। हाँ। और वहां जाने के बाद उस लड़की को पता चलता है कि मेरा तो कोई वजूद ही नहीं है, मेरे पिता ने मुझे जहाँ भेजा वहां मेरी कोई इज्जत नहीं है, ना मुझे कोई एज ए फैमिली मेंबर स्वीकार कर रहा है, और ना मेरा कहने के लिए कुछ है। हाँ। वो परिवार भी उधार का, हाँ। वो घर भी उधार का, वो सरनेम भी उधार का। तो ऐसे केस में जब महिला जाती है तो एक तो पहला ही प्रतिद्वंदता जो मन के अंदर रहता है वो दहेज, कि भाई इसके पिताजी ने ये नहीं दिया, इसके पिताजी ने वो, आप तिल तिल उस महिला को मारते हैं, ठीक है, और वो उसके जहन में कहीं ना कहीं ऐसा घाव कर जाता है कि वो अपने आप से ही हार जाती है। हम लोग जो कहते हैं ना बेटियां बोझ है, बेटियां बोझ इसीलिए है, बेटियां बोझ किसी बाप के लिए नहीं है। ये समाज का जो कॉन्सेप्ट है ना कि बेटी घर जाएगी तो जिसके पिताजी ने जिसको जितनी ये दी है, दहेज दी है, वो बेटी उतना नाजों से ससुराल रहेगी। हम लड़के क्यों खरीदते हैं, आप लड़कियां क्यों नहीं खरीदते हैं? आप क्यों नहीं बहुओं को दहेज दे के लाते हैं कि हमारी बहू डॉक्टर है, हमारी बहू इंजीनियर है, हमारी बहू आईपीएस है, तो भाई इतना दहेज आप लीजिए और हमें ये अपनी सुकन्या दीजिए। तो ये प्रथा तो समाज में नहीं है। पुरुषों के लिए ये प्रथा क्यों है? जितना आपने मेहनत किया है उतना ही उस बच्ची के बाप ने भी मेहनत किया है, इवन हो सकता है आपसे ज्यादा। जब आप घर में आराम से सो रहे होंगे, उसके पिताजी उसके साथ कोचिंग जा रहे होंगे कि मेरी बेटी 8 बजे आई कि नहीं आई, हो सकता है उसका भाई उसके प्रोटेक्शन में लगा होगा, हो सकता है उसकी माँ उसको ये सिखाने में लगी होगी कि तुमको पराए घर जाना है तो तुम में बेटी ये चीजें होनी चाहिए। और विवाह होने के बाद जब जाती है सामने से लड़की तो एक दिन में जज कर लिया जाता है। हाँ, बस, तुम क्या जानती हो, तुमको कुछ, वही आपकी बेटी अगर कुछ ना करे तो बहुत अच्छा, और बहू कुछ ना करे तो हम लोग उसमें तुरंत ही ये लगाते इसकी माँ ने इसको कुछ नहीं सिखाया है, अपनी बेटी बेटी, हाँ, दूसरे की बेटी बेटी। तो जब वो उस माँ को ही एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, स्वीकार नहीं कर पा रहे हैं, तो उसने जिस बच्ची को जन्म दिया उसको वो कैसे स्वीकारेंगे? पहले तो आपको उस जड़ को स्वीकार करना पड़ेगा, तब तो आप उसके फल को स्वीकार करेंगे। यही प्रॉब्लम है हमारे समाज में। और अगर ये सिस्टम अगर आज सुधर जाए, एक भी पीढ़ी इस चीज को दिल से अपना ले कि ये मेरी बहू नहीं है, मेरी बेटी है, मैं लिख के देती हूँ आपको, किसी भी सास को वृद्धा आश्रम जाने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ये वही प्रतिद्वंदता है जो बहुओं को इस तरीके से निकल जाती है। कहीं ना कहीं हम आपके अगेंस्ट चीजें भरते चले जाएंगे, तो जब हमें मौका मिलेगा तो वो भी तो निकलेगा, वो उसी का रेप्लिका है। तो हम कहते हैं बहुआ, आजकल बेटे को संस्कार देने से अच्छा है बहुओं को संस्कार दे। तो नहीं, आप रूट का उस पे काम कर लीजिए, ये कभी चीजें नहीं आएंगी। सही बात है, जड़ पे काम कर लीजिए, कभी कोई आवश्यक। ऐसे ही टाइम पे बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं जो बहुत अच्छे घर हैं, आप देखिए वो बहुत अच्छे क्यों हैं, उनका विकास भी हो रहा है, उन्नति भी हो रही है, उनके घर में खुशहाली भी है। उन्होंने कुछ अलग नहीं किया, उन्होंने यही किया जो हम सबको करने की आवश्यकता है। अभी छठ आ रहा है जी, अब बिहार का महापर्व है जी, कैसे देखती हैं छठ को आप? छठ तो हमारे पटना की जान है। हमारे बिहार में हम लोगों के लिए बोला जाए तो छठ पर्व सिर्फ पर्व ही नहीं है, बिहार की आत्मा है। तो इसमें तो जब से मैंने बचपन से अपनी माँ को भी देखा है, हमारी माँ छठ करती हैं और हम लोग साल भर
इंतजार करते हैं इस महापर्व का। और ये ऐसे साक्षात देवता की पूजा होती है जिनको हम लोग देखते हैं। आज तक जितनी भी पूजा हम लोग करते हैं उसमें हम लोग सिर्फ भगवान के स्वरूप को ही महसूस करते हैं कि भगवान ऐसे होंगे, लेकिन सूर्य देवता एक ऐसे देव हैं जिनको साक्षात देख के उनको, और बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ उगते और डूबते दोनों सूरज की पूजा, बिहार एक ऐसा जगह है जहाँ उगते और डूबते दोनों सूरज की पूजा होती है। और आई थिंक सो छठ पर्व एक ऐसा पर्व है जो फैमिली को कनेक्ट करता है। अगर वो कहीं भी रह रहे हैं, चाहे वो चंडीगढ़ कहीं भी है, तो छठ में आते हैं, परिवार के साथ बैठते हैं, ये अल्टीमेट टाइम है। एक तो पूजा भाव पूरा का पूरा बिहार जो है वो इतना पवित्र और पावन हो जाता है इन मोमेंट पे। दूसरा, दूर दूर से जो परिवार वाले आपके साल भर नहीं मिल पाते हैं वो आते हैं, एक अलग ही खुशनुमा माहौल बनता है, परिवार के साथ बहुत अच्छा समय बीतता है। आस्था का एक महापर्व हम साथ मिलके मनाते हैं, तो इसके बारे में जितनी बातें की जाए वो कम है। एक चीज और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि मैम जन सुराज से भी जुड़ी हुई हैं, तो आइए जरा पॉलिटिकली बात करते हैं। क्या मैम, अभी तो छठ पर्व पे बात की हम लोग, अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ कि जैसे छठ पर्व आता है, जैसे लोग ट्रेन से आते हैं, जब जो बिहारी आउट ऑफ स्टेट वर्क करने के लिए गए हुए, इवन गुजरात, मुंबई, बहुत सारे स्टेट्स में हैं, तो उनको देखने के लिए तो कोई बैठा हुआ नहीं है, बाथरूम में आते हैं लोग, ट्रेन में जनरल डब्बे में जहाँ 100 लोग हैं वहाँ 500 लोग हैं। इसको कैसे बदला जाएगा, कैसे इन चीजों का बदलाव होगा? देखिए, जब तक हम लोग अपने अंदर ये जागरूकता नहीं लाएंगे, जैसे हम लोग बोल रहे हैं, हम लोगों को बिहारी कह के ही बाहर कितना शेमलेस फील कराते हैं लोग, गाली के तौर पे। जैसे अच्छा तुम बिहारी हो, दिल्ली में गाली का मतलब ही बिहार, व्यापार नहीं कर सकते बिहार में, लैक ऑफ इंडस्ट्रीज है, उसके पीछे रीजन है कि क्यों लोग इन्वेस्ट नहीं करना चाहते बिहार में। आपके पैसे डूब जाएंगे, आप पैसे मांग नहीं सकते। आपको पता है कि हम जाए कहीं मरमरा ना जा भाई, कोई कितना अपने घर से पैसा डुबा के काम करेगा। बीइंग अ गर्ल, हमारी सेफ्टी, हमारी सिक्योरिटी कौन लेगा? हमारे यहाँ लोन मिलना भगवान मिलने के बराबर है।